अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अब नहीं, बहुत अरसे से पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत कलीदी किरदार ये अदा करता रहा है इदारा, और अमूमन इसका इस्तेमाल होता है उन लोगों से जो हुकूमत में होते हैं। और शुरू हुआ ये जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद, आपने देखा कि ये इसको आप कहें अगर ये सियासी टूल तो शायद गलत ना हो। इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो बड़ी तवक्कुआत थी और हैं भी इमरान खान साहब से कि ये अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और कि एहतसाब होगा और करप्शन ख़त्म होगी, तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जब नैब मुतहर्रिक हुआ तो वो तकरीबन वैसे ही मुतहर्रिक हुआ जैसे कि पिछले अदवार में हुआ। और ये कि इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी ये कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है जिस तरीके से नैब काम कर रहा है। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा और सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए नैब के लिए। इसका मतलब ये नहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, इसका मतलब है अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से हो। बहरहाल लंबी दास्तान है कि पिछली हुकूमतों ने भी, इस हुकूमत ने भी एक कमेटी बनाई मल्टी पार्टी के, जी इस पर बात करेंगे, नैब के जो कवानीन हैं उनको अमेंड करेंगे, बेहतर तरीके से चलाएंगे। फिर आखिरकार वो वक्त आया कि अपोजिशन के लोगों ने ये कहना शुरू किया, लीडर्स ने, कि नैब चलेगा या मुल्क चलेगा, नैब चलेगा या बिजनेस चलेगी। और फिर हाल ही में हमने देखा दिसंबर 1 को मांडवी वाला साहब ने, डिप्टी चेयरमैन हैं सेनेट के, उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा जी उनके खिलाफ कोई केस था, उसकी केस इंक्वायरी शुरू हुई थी उनके खिलाफ, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि जी ये ज़्यादती होती है, ये गलत है केस। उन्होंने उस पर काफ़ी बातचीत की तो फौरी तौर पे नैब के चेयरमैन ने कहा ये बात ठीक है, ये गलत हो रहा है उनके खिलाफ, तो इसको हम देखते रिव्यू करते हैं। एनीवे, मांडवी वाला साहब ने कहा अब हम जाएंगे सेनेट में और सेनेट के थ्रू नैब की अकाउंटेबिलिटी करेंगे, नैब के चेयरमैन को बुलाएंगे, नैब के जो लोग हैं उनको कहेंगे आए जी अपने असासे दिखाएं, में बताएं कि आपके पास क्या है क्या। उन्होंने कहा जी ब्लैकमेल करती है बिजनेस कम्युनिटी को नैब, और उन्होंने कहा कि कैनेडा से भी शिकायत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने कहा मैं आर्मी चीफ के पास भी जाऊँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाऊंगा, और हर सूरत हम इसको में तब्दीली लेके आएंगे जो कवानीन है नैब के। और ये याद रहे नाज़रीन के एक पॉइंट आया था जब इस हुकूमत ने बड़ी करीब आई कि नैब में हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, नैब रिफॉर्म्स कर रहे हैं। फ़ारूक नसीम साहब ने हमें कहा कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑन बोर्ड, चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद कुछ चीज़ें सियासत की नज़र हो गई, कुछ नैब जो इस्तेमाल हो रही है देखने में तो लगता है कि जैसे तकरीबन वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी। बहरहाल आज अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि शिबली फराज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये बात भी अपनी जगह कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर एक बात तवातुर से कहते रहे, यानी कि अगर उनके जो वो बातें फरमाते रहे, अगर उनका ज़रा थोड़ा सा उसको काउंट आउट किया जाए तो पता चलेगा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। इससे ज़्यादा वो बात उन्होंने कोई की ही नहीं, यानी कि जितना उन्होंने रिपीट किया इसको। उन्होंने कहा कि जी मैं अगर दूंगा तो मैं गद्दार होऊंगा, मैं मुल्क के खिलाफ गद्दारी करूंगा और मैं अपने अल्लाह को जवाब दे कैसे होऊंगा अगर मैं एनआरओ दे दूं। अच्छा, आज तो सबने कहा कि भाई आप ऑपोजिशन लीडर से नहीं मिलते, उन्होंने कहा नहीं जब मैं मिलता हूँ कहता है एनआरओ। आज जब पार्लियामेंट्री कमेटी की, इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग हुई पीटीआई की, उसके बाद बहुत सी बातें निकली कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो एनआरओ मांग रहे, फिर से वही बात हुई। और फिर इट वाज फॉलोड बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय शिबली फराज साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब। उन्होंने 36 नुकात वो ले आए। उन्होंने कहा कि ये नुकात हैं जिनकी जो लेके आई थी ऑपोजिशन, जो कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी इन्होंने ब्लैकमेल किया और ये लेके आए। और इन्होंने कहा कि जी पहले आप नैब में ये अमेंडमेंट्स लाएं, फिर हम फैटिव बिल जो है, फैटिव के लिए हम वो कवानीन पास करेंगे। और फैटिव आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल प्रेशर बड़ा है, अंडर फैटिव के भी आपने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको आप, जो बैनुल अक़वामी रिक्वायरमेंट्स हैं। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज वो जो 36 पॉइंट जो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, इनके मिनिस्टर्स ने भी कहा कि एक्चुअली ये एनआरओ नेगोशिएट कर रहे थे जब इन्होंने हमें फैटिव पे आके सपोर्ट करने को कहा। और फिर ये आप अभी सुने नाजरीन, ये वसीम बदामी के प्रोग्राम में क्या कहा था मिफ्ता इस्माइल ने। उन्होंने कहा था जी ये हमने नहीं किया था, हम तो नहीं आ रहे थे, हमें कहा गया था, वो जो
हल्के हैं, नॉन पार्टी जो हल्के, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, आर्मी की तरफ इशारा था कि उन्होंने हमें कहा था नेगोशिएट करें, उन्होंने कहा था ये लेके चलें। बट एनीवे, तो आज जो हुकूमत का की तरफ से बात कही गई, उन्होंने कहा कि जी ये आए हैं और इन्होंने ये 36 पॉइंट्स दिए हैं। मसलन चेयरमैन के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होना चाहिए, नैब के पास 500 मिलियन रुपए से कम के केसेस ना जाएं, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, प्ली बार्गेनिंग के लिए भी अदालत की मंजूरी ज़रूरी होगी, पब्लिक ऑफिस होल्डर की मौजूदा तारीफ को बदला जाए। एनीवे, तो आज नाअहली को आर्टिकल 63 से मरबूत कर दिया जाए, चेयरमैन नैब की तकर्री पार्लियामेंट्री कमेटी ओपन हियरिंग के बाद करे, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की तकर्री के लिए महिला तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने जब ये बयान किए 36 पॉइंट्स, तो अभी आप देखेंगे भी तो शिबली फराज साहब ने हर पॉइंट के सामने ये बताया कि कौन सी पार्टी के सरबराह को इससे फ़ायदा होगा। यानी कि उनका कहने का मकसद था कि चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे मरियम नवाज साहबा, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे उनके बेटे हों, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे उनकी बहन हो, चाहे सो ऑन सो फोर्थ, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने कहा जी ये सब जो हैं, ये जो 36 पॉइंट है, अगर हम मान लेते तो ये सब के सब इनके पे जो केसेस लगे हैं वो ख़त्म हो जाते। तो आज हुकूमत ने बड़ी क्लियरली जो उनका मौक़िफ़ है, जो कहते रहे, जो प्राइम मिनिस्टर कहते रहे, उन्होंने कहा जी ये लें, ये हैं 36 पॉइंट्स, इसको वो NRO कह रहे हैं। तो नाज़रीन, इतनी लंबी तमहीद बांधनी पड़ी ताकि आपको बताएं कि ये क्या बैकग्राउंड क्या है और आज जो ये उन्होंने 36 पॉइंट से क्या है, उनकी अपनी अहमियत है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खुर्रम दस्तगीर खान साहब, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान, फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लीडर हैं PMLN के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इरफान कादिर साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बहुत करीब से जानते हैं नैब ऑर्डिनेंस को, नैब बिल को, और इन इश्यूज़ पर हमारे साथ बात करते रहते हैं। हमें अली ज़फ़र भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। नाजरीन, फॉर्मर वो रह चुके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, केयर टेकर मिनिस्टर, और PTI के वो मेंबर हैं, और हमें पीपल्स पार्टी से भी हम कोशिश करें कोई हमें ज्वाइन करें। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं खुर्रम साहब, बिफोर आई कम टू यू, मैं चाहूँगी इरफान कादिर साहब से ज़रा इनकी ले लें राय के क्या है। इरफान कादिर साहब, आपने ये 36 पॉइंट्स का हमने जिक्र किया, आपने देखे भी होंगे, और हुकूमत का मौक़िफ़ हमने बयान कर दिया आपके सामने। जी, इस वक्त ये जो नैब के कानून में ये जो तरामीम सजेस्ट की जा रही हैं, या एक नया कानून की तरफ वो चाह रहे हैं कि जाएं, ये तो एक हकीकत है कि जो पहला एहतसाब एक्ट बना था 1997 का, वो पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ नहीं था, बल्कि उस वक्त की हुकूमत जो थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, तो वो सैफुर रहमान के नीचे उन्होंने ये कानून बनाया था, उनकी मेजॉरिटी थी, उन्होंने ये कानून बना दिया। तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस नहीं था। उसके बाद जब इसको बहुत सारी शिकों को अडॉप्ट किया 1999 में, मौजूदा जो कानून है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस ऑफ 1999, तो वो जनरल मुशर्रफ के दौर का कानून है, जो कि उस वक्त बना था जबकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो इट वाज हेल्ड इन अबेयंस। तो उस पे भी कोई पॉलिटिकल कंसेंसस इस तरह का नहीं था, लेकिन वो जो अकाउंटेबिलिटी है वो मोस्टली उन केसेस पे मुश्तमिल थी, जो केसेस जो थे PMLN ने अपने जो सियासी हरीफ है उनके खिलाफ बनाए थे, और वो मामला जो है वो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे वो केस जो है वो समहाउ पड़े रहे वहां पे, कुछ हाइबरनेट करते रहे, कुछ के फैसले आए और उसमें कुछ लोगों को सजाएं भी हुई, लेकिन फाइनली नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस आया 2007 में और उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। मैं समझता हूं कि नेशनल रिकंसिलिएशन इज ए मस्ट। अगर आप नेशनल रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे, जैसे कि पहले जब 2007 में आया था, तो चूंकि इलेक्शंस भी आ गए, तो इलेक्शंस में हर पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रही थी उस वक्त, और पाकिस्तान की जितनी मेन पार्टीज है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और टू अ लेसर एक्सटेंट उस वक्त PTI, तो ये तमाम जो थे इन्होंने कह दिया कि जी हम तो NRO के खिलाफ हैं। जबकि अगर ये 10 साल पहले अगर NRO हो गया होता, बल्कि 12 साल पहले हो गया होता, तो आज ये जिस NRO की तरफ हम जा रहे हैं, हमें उस तरफ जाना ना पड़ता है। NRO का मतलब क्या है? इट इज रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन सियासतदानों को इसलिए भी करनी चाहिए कि जो भी कानून बने एहतसाब का,
वो कंसेंसस के साथ बने, कंसेंसस ओरिएंटेड लॉ हो, ताकि बाद में फिर उसको कोई इस तरह से चैलेंज ना करे या उस पे कोई ये ना कह सके कि जी हम इस कानून साजी का हिस्सा नहीं थे। इरफान तो साहब, इसलिए मैं समझता हूँ खता जी। कलामी माफ, इरफान साहब, यहाँ ये नहीं है कि ऑपोजिशन क्या कह रही है कि जी हम इसका हिस्सा नहीं थे। मतलब ये कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, और हमें अली ज़फ़र साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। इससे पहले हम खुर्रम साहब आपके पास आए, बिकॉज आपकी पार्टी के हवाले से बड़ी डायरेक्टली नाम लेके बात की गई है। तो इनका मौक़िफ़ हुकूमत का ये है कि जी ये इसलिए चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो ताकि ये छूट जाएं। अली ज़फ़र साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? क्यों आज जो शिबली साहब ने 36 पॉइंट जो हमने आपको भेजे भी थे, आपने देखे होंगे यकीनन, वो कह रहे हैं इनका मकसद ये है कि बेसिकली ये सब के सब छूट जाएं, केसेस सब इनके ख़त्म हो जाएं, और ये देखें ना, ये हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं करने दे रही है। एक्चुअली चाह रहे हैं कि इनकी जो करप्शन है उसको वाइट वॉश कर दिया जाए थ्रू दीज 36 अमेंडमेंट्स। देखिए, इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि नैब के कानून में अगर तब्दीलियां करनी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं एक वकील के तौर पे आपको 8 या 10 ऐसे पॉइंट्स बता सकता हूं कि हाँ, नैब के प्रोसीजर में, नैब के कानून में, नैब के जो जिस तरह वो अरेस्ट करते हैं, जिस तरह वो प्रोसिक्यूट करते हैं, जिस तरह वो डिसाइड करते हैं किस तरह करना है, उसमें 8-10 कवानीन में तब्दीलियां होनी जरूरी हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कोई इसको कहता है कि तब्दीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नैब का कानून परफेक्ट है, तो वो गलत कहता है। और ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक वकील के तौर पे, या इरफान कादिर साहब नहीं कह रहे, एक वकील के तौर पे ये एक सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स भी हैं, जिसमें बाकायदा तौर पे कहा गया है कि ये जरूरी है कि नैब रूल्स बनाए, नैब में कवानीन में तरमीम हो। अब ये तो अपनी जगह। अब लेकिन जब आप तरमीम की बात करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप नैब को, जिसका काम है करप्शन को पकड़ना और करप्ट लोगों को सजा देना, वो नैब के कानून को आप इस तरह बना दें कि नैब एक टूथलेस टाइगर हो जाए, यानी नैब के पास कोई ताकत ही ना रहे, या प्रोसीजर ऐसे हो जाए कि जिन्होंने पहले करप्शन की है आज से 15 साल पीछे या 20 साल पीछे, वो आप उनको कहें जी वो आजाद है, हम फ्यूचर में देखेंगे, मुस्तकबिल में देखेंगे क्या होना है। तो ये जो बैलेंस है, इसकी बात अगर आप करें तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हम तरमीम करना चाहते हैं, हम तरमीम करने को तैयार हैं। और एक ऑर्डिनेंस हुकूमत लेके भी आई थी तरामीम की, लेकिन जो अपोजिशन की तरफ से बदकिस्मती से तरामीम आ रही है या अमेंडमेंट की दरखास्त आ रही है, एक रिक्वेस्ट है, या जो की डिमांड है, उसको जो भी आप कह लें कैटेगरी में, वो कुछ उसमें ऐसी डिमांड हैं, कुछ ऐसे उसमें चीजें हैं जो कि एनआरओ एक तरह मिल जाएगा सबको जिन्होंने करप्शन पहले की है। ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता किसी सोसाइटी में। तो ये मेरा मौक़िफ़ ये है, और हुकूमत का भी एक बयानिया यही है कि एनआरओ की हद तक अमेंडमेंट दुरुस्त नहीं है, ठीक, लेकिन उससे पहले अगर प्रोसीजर को बेहतर करना है, नैब को मजबूत करना है, उसको ज्यादा आजाद बनाना है, उस हद तक मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त अमेंडमेंट है। अली, आपको कौन सी अमेंडमेंट इसमें ऐसी लगती है जिसमें आप कहें कि जी ये जो करप्शन है उसको वाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है? यानी कि 36 अमेंडमेंट्स हैं आपके सामने हैं, कौन सी आप कहेंगे कि ये देखें जी इसमें तो ये अपने को फायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए जी, अब अगर सपोजिंग आपकी एक अमेंडमेंट ऐसी आ रही है जो ये कहती है कि आपका अगर फैसला गलत है और आपने कोई करप्शन नहीं की और आपको फैसले गलत पे नैब नहीं डील कर सकती, मैं इसे डील करता हूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त अमेंडमेंट है। लेकिन अगर आप ये अमेंडमेंट के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आपने फैसला भी गलत किया और आपके खिलाफ करप्शन के भी एलिमेंट्स उसमें हैं कि आपने उसमें पैसा दिया, तो आप नैब उसको डील ही नहीं कर सकती, उसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकती, उसकी तहकीकात नहीं कर सकती और उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। ये वाली शिक जो है
वो मेरे ख्याल से एनआरओ के बराबर है। वो फिर एक तरह के जो इसने किया हो गलत फैसला करप्शन के साथ ही किया हो तो वो भी माफ हो जाता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप ये जरूर कहें कि गलत फैसला या सही फैसला उसको नैब सेकंड गेस नहीं कर सकती। नैब ये नहीं कह सकती कि आपने एक फैसला किया है और वो फैसला हमारे मुताबिक सही नहीं है, करप्शन नहीं है, लेकिन ये अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है, इसलिए हम आपको अंदर करते हैं, ये गलत है। लेकिन अगर नैब ये कहती है कि आपने गलत फैसला किया और ये ठीक किया कि आपने किसी को बेनिफिट देना है और ये बेनिफिट में हमें ये नजर आ गया है कि आपने कुछ पैसों की हेर फेर की है या पैसा दिया है या कोई और बेनिफिट लिया है प्रॉपर्टी के जरिए और उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको अगर रोका जाए तो ये एनआरओ के बराबर है। जी थोड़ा सा मैं टेक्निकल लीगल पॉइंट बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक। खुर्रम साहब आप बताइएगा कि वो कह रहे हैं जी विसल ब्लोअर का आप लोगों ने कहा प्रोटेक्शन है उसको ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि जी जब तक नैब का केस सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई अपील करे तो फिर सज़ा नहीं मिल सकती अगर नैब की जजमेंट आपके खिलाफ। वो कह रहे हैं इस तरह की चीज़ें लेके तो आप तो अपने आप को बेसिकली द गवर्नमेंट्स कंटेंशन है कि आप वाइट वॉश कर रहे हैं अपने जो करप्शन के अलेजिडली करप्शन के जो चार्जेस हैं। इमरान खान गवर्नमेंट इज अ वन ट्रिक पोनी। ऐसा ये जानवर है जिसको सिर्फ एक ही ट्रिक आता है कि जब इनसे 16 महीने से फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई, डबल डिजिट्स में है, पाकिस्तान के अवाम के गले कट गए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकल गया है लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं है। और ये जो आज मोहतरम वजीर इत्तलात ने ये जो बेमजा दलिया है पेश किया है, ये 34 नुकात वाला, आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि ये जुलाई में कौमी असेंबली में ये दलिया वजीर खारजा पेश कर चुके। आज सिर्फ उसको जो है उर्दू तर्जमा करके तो उसको रिलीज कर दिया है। और एक ऐसी डिस्कशन जिसका भी आगाज हुआ था जुलाई में, और आपने दुरुस्त कहा कि वो डिस्कशन मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूं कि नैब के कानून को डिस्कशन में उस टेबल पर डाला गया था जहां मुक्तदर हलकों को इमरान खान साहब ने कहा आपने कुर्सी खाली छोड़ दी और कहा जी आप ऑपोजिशन से बात करें कि जी हमने फाटफ की कानून साजी करनी है। और वहां ये रियासत की तरफ से रखा गया था कि जी नैब लॉ पे भी हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। वो डिस्कशन अभी शुरू हुई, ये जो सादे कागज पे 36 नुकात जो हैं वो दे दिए और फिर उसके बाद जो वो कामयाब नहीं हुए मुज़ाकरात और वजीर खारजा साहब ने ये लहरा दिए कागज लेके वहां कौमी असेंबली में कि जी ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। अब उसके बाद बहुत वक्त गुजर गया है और वक्त पीडीएम बन गया सितंबर में। नैब के कानून में तरमीम पीडीएम का एजेंडा नहीं है, किसी भी सूरत ये हमारा एजेंडा नहीं है। हम हुकूमत से नैब के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर ये वो कानून है, अगर मैं आपको पढ़ के सुना दूं जिसके बारे में जस्टिस बाकर ने लिखा है, जो ख्वाजा साद रफी केस था, कि ये नैब हैज शोन अटर डिसरिगार्ड टू द लॉ, फेयर प्ले, इक्विटी एंड प्रॉपर्टी। एंड उन्होंने रूल किया कि द केस वाज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ ट्रैम्पलिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अनलॉफुल डेप्रिवेशन ऑफ फ्रीडम। मैं उर्दू तर्जुमा कर दूं कि नैब ने कानून को, शफाफियत को, बराबरी को झटक कर, डिसरिगार्ड करके जो ये लोग थे ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक, इनके बुनियादी हकूक को कुचला है, ट्रैम्पल किया है और गैर कानूनी तौर पर उनकी आजादी को सलब किया है। इस तरह की एक जजमेंट नहीं है। शहबाज शरीफ की जब बेल हुई पिछले साल, उसकी जजमेंट में लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा, उसके बाद मरियम नवाज की उसकी बड़ी एक ताजियाना था नैब के ऊपर, वो लिखा गया। उसके बाद अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो बेल हुई सिंध हाई कोर्ट में, उसमें बड़ी तफसील से लिखा गया कि ये कानून जो है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन चूंकि हुकूमत के पास और है, दिस इज द ओनली ट्रिक दैट द पोनी हैज, तो लिहाजा ये दलिया, बेमजा दलिया जो था उसको दोबारा गर्म करके ये एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है। हम इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। नैब का लॉ जो है इसमें हमारी गलती जरूर है कि हमें इसको तब्दील करना चाहिए था, लेकिन ये फैक्ट है करना चाहिए था जब पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। लेकिन इस वक्त भी इसमें बेल का ना होना
बहुत बड़ा जो है नाइंसाफी है। इसके अंदर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो डाला गया है एक्यूज्ड के ऊपर, वो बहुत बड़ी नाइंसाफी है और पाकिस्तान के आइन की नफी है। इसी तरह जो एक ब्लैंकेट पावर ऑफ अरेस्ट दे दी गई है चेयरमैन को, उसको आप खत्म ना करें, लेकिन उसको किसी जाब्ते में तो लाना ना। ये तो नहीं ना कि चेयरमैन साहब की, मुझे मुकम्मल कर दें, चेयरमैन साहब का जो ताजियाना है वो सारा का सारा ऑपोजिशन के ऊपर पड़े और गवर्नमेंट को जो है उनके केसेस माफ होते जाएं। इसी तरह जो है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन 3-4 तो बड़ी ग्रेव जो पाकिस्तानियों के बुनियादी आईनी हकूक हैं उसके खिलाफ ये कानून है। ये जब भी अल्लाह ताला को इस मुल्क में जमहूरी हुकूमत लेकर आएगा उसको तब्दील करेंगे। इस वक्त तो हम इस हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि अवाम को गुर्बत से नहीं बचाना, फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं करनी, सूबों से ताल्लुकात ठीक नहीं करने, लेकिन एक दफा फिर कह देना है, मौका मिलता है, बड़ा फेवरेट गर्दान है कि जी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन सबको जेल में डाल दूंगा। आपने मुझे अगर एक सेकंड मुझे दे दें, अगर देखिए ना, आपने डालकर देख लिया, आपने कमरुल इस्लाम को, हनीफ अब्बासी को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, हमजा शहबाज को, सैयद खुर्शीद शाह को, शाहिद खाकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, एहसन इकबाल को, साद रफीक को, सलमान रफीक को, आपने जो है वो आपने सबको डाल के देख लिया ना। लेकिन क्या पाकिस्तान की, नहीं, जो सवाल मैं करना चाहता हूं, ये जो गैर कानूनी तौर पर ऑपोजिशन के ऊपर नैब का सियासी इस्तेमाल किया गया है, क्या इससे पाकिस्तान की गवर्नेंस और इकोनॉमी ठीक हो गए? नहीं हुए, मजीद बदतर हुए। ठीक, ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे। और जाहिर है हुकूमत का मौक़िफ़ तो यह है कि जो पीडीएम के जलसे जुलूस हैं वो इसलिए हैं कि वो करप्शन के जो चार्जेस हैं और जो नैब के केसेस हैं उससे बचना चाहते हैं। और आपने सुन लिया, खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, नैब में अमेंडमेंट्स हमारा एजेंडा नहीं है। बहरहाल ब्रेक के बाद आएंगे और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और पूछेंगे हम अली ज़फ़र साहब से और इरफान कादिर साहब से कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। स्टे विद अस। अली, आप ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि आज ये जो इन्होंने तफसील में ले आए हैं सामने 36 पॉइंट्स को, जो कि खुर्रम साहब कह रहे हैं कि नैनी केस पार्लियामेंट में था, लेकिन ये तो कहती मैं चलूं कि पार्लियामेंट में अंग्रेजी में था और उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जिस तरह आज अब इस पर ज़ाहिर डिस्कशन होगी। आपका क्या ख्याल है पॉलिटिकली अली, व्हाट इज टू बी गेन्ड? जो आई थिंक मैं शायद सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल कर जाऊं, तो मैं इनको रीजनेबल अल्फाज में कहता हूं कि जो अपोजिशन का नैब का जब एक कानून आया पार्लियामेंट में, वो पेश हुआ, उसको कमेटी के सामने रखा गया, तो एक इमेच्योरिटी थी मेरी नजर में अपोजिशन की तरफ से कि उन्होंने एक 36 पॉइंट्स का एजेंडा दिया और वो 36 पॉइंट्स में से शायद 8 से 11 पॉइंट्स जो थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, अच्छे लीगल पॉइंट्स थे। और उस पर मैंने शायद आपकी प्रोग्राम पे एक बार पहले भी बताया था कि बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं जिस पे गौर व फिक्र होना चाहिए। लेकिन जो कुछ 8-10 पॉइंट्स थे वो लिटरली इस तरह थे जिस तरह के वो आप कह रहे हैं कि हमारे जो लीडरान हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं उन केसेस को खत्म किया जाए, या उनमें जो डिफेंसेस दी गई हैं ऑलरेडी, जो तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए हैं डिफेंस काउंसिल की तरफ से, लॉयर्स की तरफ से, वो उनको एक तरह से वो स्टैट्यूट के जरिए, कानून के जरिए वो चाह रहे हैं कि वो कानून साजी हो जाए ताकि वो लोग बच जाएं। तो ये जो एस्पेक्ट था वो वाला मेरा ख्याल है इमेच्योर पॉलिटिकल मूव थी। आप अपने कार्ड जो हैं आप अगर सामने लेटर राइटिंग में डाल देंगे तो फिर तो उसको एनालाइज भी किया जाएगा, उस पर तबसरा भी होगा और ये भी कहा जा सकता है। मेरा ऐसा बंदा कह रहा है कि हाँ वो वाकई ही अगर उनको मान लेंगे आप तो इसका मतलब है कि आप अपने लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, आप कानून साजी नहीं कर रहे, आप अपने लोगों को डिफेंड करें, प्रोटेक्ट करें। तो बात करते हैं हम चौधरी मंजूर साहब से, नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर। चौधरी साहब ये बताइएगा कि अभी आप सुन रहे थे कि अली ज़फ़र भी यही कह रहे थे, उन्होंने कहा जी एक बच्चगाना तरीके से इसको सिचुएशन को हैंडल किया है कि आप 36 ले आए अमेंडमेंट्स और कागज़ पे लिख के आपने दे दी, उसके बाद तो होना था जो हुआ आज। और वो उनमें से कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स थी जिससे साफ लग रहा था कि आप अपने जो लीडरान हैं जिन पर करप्शन के केसेस हैं नैब के तहत,
उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनकी जाती राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये तो एक बिल था जो सेनेट के अंदर फारूक नाइक साहब ने जमा कराया, और उन्होंने कहा जी कि हमारा वो बिल है, उसमें देख ली, उन पे बात हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं, आप हमें वो मंगवा कर दें, तो वो इसीलिए ये सारा तमाशा कर रहे थे। नहीं, फिर से बताइए, एक सेकंड, आप अहम बात करें चौधरी साहब, जरा फिर से बयान कीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि हम, आपके पार्टी के लोगों ने क्या कहा। ये आप उस मीटिंग की बात करें जब फैटिफ की पर डिस्कशन हो रही थी? जी, उन्होंने खुद कहा, गवर्नमेंट ने खुद इनवाइट किया कि आप ले आए आपकी। उन्होंने कहा जी कि जो अमेंडमेंट सेनेट के अंदर, सेनेट की कमेटी के अंदर पड़ी है, फारूक नाइक साहब का बिल है, वो हमने बहुत पहले दिया था, उसको देख लें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक्चुअल मौकफ है वो ये है कि ये कानून एक मखसूस लोगों के खिलाफ बनाया गया है मुशर्रफ के दौर में, और वो सिर्फ सियासी जमातों को तोड़ने और सियासी जमातों से लोगों को निकाल कर दूसरी तरफ ले जाने का कानून है कि आप जिसको मर्जी उठाएं। ठीक, एक बंदे को आप उठाते हैं, एक के खिलाफ इंक्वायरी है, आप इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार कर रहे हैं, एक के खिलाफ ये आपका मौक़िफ़ है। नहीं, आपने चौधरी साहब एक बड़ी अहम बात की है। पहले आपने कहा कि हमसे कहा गया, और वो जैसे कह चुके हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो तो कह चुके हैं पब्लिकली कि जी हमें मुक्तदर हलकों ने, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था आप ले आए। तो आप कह रहे हैं कि ये जो 36 प्रोसेस में नहीं हूँ, बेहतर तो ये होता जी कि आप जो उस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर हैं या जो उस कमेटी के मेंबर हैं, आप उनसे बात करते। तो मैंने तो आपकी तरह इधर उधर से जो बात सुनी है मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि ये नैब का कानून एक काला कानून है। इसकी बजाय एक ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें सभी तबकों का एहतसाब हो, जिसमें जजों का, जिसमें जर्नैलों का, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स का, जिसमें पॉलिटिशियंस का, जिसमें जर्नलिस्टों का, सबका एहतसाब होना। बिल्कुल चाहिए। ऐसा इदारा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये कहा कि ये वो 36 पॉइंट्स थे जो फारूक नाइक साहब सेनेट में जमा करवा चुके हैं। डिड आई हियर यू करेक्टली जी? जी बिल्कुल, वो ये तो उनका पुराना बिल है जी जो पड़ा हुआ है। ये पुराना बिल है, वो पड़ा हुआ है। किसी कमियां, आप मेरी बात सुन लेना जी जी। एक फारूक नाइक का ये बिल है, एक सेनेट के अंदर फरतुल्लाह बाबर साहब ने बिल दिया, ठीक, जिसमें उन्होंने, जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये प्रपोज किया था कि ये नैब लॉ होना चाहिए। ठीक, और उसमें मुख्तलिफ लोगों की अमेंडमेंट्स है ठीक, जो पड़ी हुई। ठीक ठीक अमेंडमेंट। जी इरफान कादिर साहब, आपने सुना जो सियासी पार्टीज का मौक़िफ़ है, और खैर खुर्रम दस्तगीर साहब तो बड़े क्लियर हैं, वो कह रहे हैं हम तो नैब में जाना ही नहीं चाहते, दिस इज़ नॉट आवर एजेंडा। और वो जो अभी आपने सुना पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कि ये तो वही हैं जो हमने सेनेट में दिए हुए हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि हाउ डू यू सी दिस? ये मतलब अब क्या सियासती का हिस्सा बन के रह जाएगा या इसमें कुछ होने वाला है? देखें, यहाँ पे इशू जो है वो बड़ा सिंपल है। इशू ये नहीं है कि एहतसाब जो है वो नहीं होना चाहिए। इशू ये है कि एहतसाब जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और सियासी इंजीनियरिंग कौन कर रहा है ये इशू है। और एक इम्प्रेशन ये कायम हो रहा है कि जैसे नैब सियासी इंजीनियरिंग कर रही है। माजी में ये भी इम्प्रेशन कायम हुआ है कि अदालतों ने सियासी इंजीनियरिंग की है। माजी में ये भी इम्प्रेशन कायम हुआ है कि बहुत सारी सियासी पार्टियों ने भी सियासी इंजीनियरिंग की है का हिस्सा बने। माजी में ये भी इम्प्रेशन कायम हुआ है कि सियासी इंजीनियरिंग जो है उसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी हाथ है। तो तमाम लोग जो सियासी इंजीनियरिंग करते नजर आते हैं, उनमें अगर कंसेंसस नहीं होगा, उनमें रिकंसिलिएशन नहीं होगी, जो मैं पहले शुरू में बात कर रहा था, तो आप कैसे किसी ये सियासी इंजीनियरिंग को खत्म करेंगे? इसलिए मैंने कहा था कि इंस्टीट्यूशनल, हमें तमाम इंस्टीट्यूशंस को मिलकर एक नेशनल रिकंसिलिएशन करनी है, ताकि इस मुल्क से सियासी इंजीनियरिंग को हमेशा के लिए उखाड़ के फेंक दिया जाए। उसके लिए हो ही नहीं रहा। उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग जो है वो अपना जो लॉजिक है वो दे रहे हैं। असल जो रियल इशू है वो उसको एड्रेस नहीं कर रहे। उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया है, जिसका कि अभी गुलाम दस्तगीर साहब भी जिक्र कर रहे थे, जिसका हम सबको पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपने बहुत सारे फैसले जो है वो भी इस वक्त तजाद का शिकार हैं, जहाँ पे लॉ इक्वली अप्लाई नहीं किया। और फिर चौधरी मंजूर साहब ने भी ठीक कहा
कि एहतसाब अगर होगा तो अक्रॉस द बोर्ड होगा, ये नहीं है कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनका एहतसाब जो है वो अनइलेक्टेड करेंगे। ये सारी चीजें देखने वाली हैं, ये सब चीज़ें देखने वाली है। अली जफर साहब ये बताइएगा कि जो ये बात कह रहे हैं कि जी नेशनल रिकन्सिलिएशन, क्योंकि जाम बात होती है नेशनल रिकन्सिलिएशन की, प्राइम मिनिस्टर को वो देखते हैं कि ये एनआरओ की बात हो रही है और वो कहते हैं वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ब्रेक के बाद आप हमें जवाब दीजिएगा इसका। विल रेज दिस विद यू नाज़रीन, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली दे दिया। उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए हुकूमत को घर भेजना चाह रहे हैं क्योंकि ये देखें ये 36 पॉइंट्स हैं, ये चाहते हैं कि इन 36 पॉइंट्स में अमेंडमेंट हो नैब में, और उसके थ्रू जो लीडरान हैं अपोजिशन के जिनके खिलाफ केसेस हैं उनके केसेस बंद हो जाएं। और अभी आपने सुना इरफान कादिर साहब कह रहे हैं नेशनल रिकन्सिलिएशन की बड़ी सख्त ज़रूरत है क्योंकि गाहे बगाहे नैब जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल है, जो कि कोर्ट्स ने भी ये कहा है। अली जफर, योर लास्ट कमेंट बिफोर वी कंक्लूड दिस, के आपको क्या लगता है कि नेशनल रिकन्सिलिएशन की जो बात हो रही है उसमें कितना वजन है? ये देखें, बर्दाश्त, डायलॉग, नेगोशिएशन, रिकन्सिलिएशन, ये सारे जमहूरियत के बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, सुतून हैं, और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बना दिया गया है और वो है पार्लियामेंट, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो या प्रोविंशियल असेंबलियां हो। आप डायलॉग करने के लिए हुकूमत को तो सबसे पहले तैयार होना होता है, और अपोजिशन अपनी डिमांड, जस्ट सही डिमांड या गलत डिमांड, वो रेज करने का उनका हक है। डायलॉग आपका पार्लियामेंट में होना है। जी, पॉइंट वेल मेड अली, आपका यू मेड अ पॉइंट वेल मेड। खुरम साहब, योर लास्ट कमेंट ऑन दिस, कि वो कह रहे हैं कि जी नेगोशिएशन तो जब होंगी कि अगर आप ये अपने धरने तो भी नहीं आपने किए, लेकिन पीडीएम अपने जलसे वलसे बंद करे और पार्लियामेंट में आके बात करे, उसके कोई चांसेस हैं खुरम साहब? ये नेगोशिएशन के लिए प्राइम मिनिस्टर को कोई गुड फेथ भी तो शो करना है ना। अगर हर रोज यही गर्दान होगी कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और नैब लॉ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बुग्ज और कीना और उनकी जो तंग नजरी है उसका एक रियासती औजार बन जाएगा, तो फिर कैसे नेगोशिएशन? खुरम साहब, इसीलिए गुड फेथ को जरा डीकोड 20 करें। सितंबर से लेकर आज, खुरम साहब, गुड फेथ को डीकोड कर दें। गुड फेथ डीकोड करने का मतलब है कि बगैर शराइत के बात करें ना, क्योंकि अभी तक हुकूमत ने नैब का कोई मुसवदा पार्लियामान में पेश नहीं किया। शराइत के बगैर क्या बात करें? खुरम साहब, आप अहम बात करें, लेट मी फॉलो दिस थ्रू। आप कह रहे हैं कि शराइत के बगैर बात करें। हम जो हैं, अगर वो अपोजिशन को जो वोट लेकर आए हैं, सिर्फ पीएमएलएन ने 1 करोड़ 30 लाख वोट लिए तो हैं, क्या करें? उसका एहतराम होना चाहिए। ठीक नहीं, प्राइम मिनिस्टर सिंपली कहें कि जी ऑपोजिशन आके हमें बताएं कि वो क्या चाहते हैं और उस पर कोई कंडीशन ना लगाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो मुसलसल जो है अच्छा वो नहीं खुरम साहब, बहुत अहम है खुरम साहब, लेट मी सॉरी खुरम साहब, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, सॉरी फॉर, आप ये कह रहे हैं, लेट मी रिपीट दिस, अगर मैं सही समझू, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन से कहें कि आके बात करें बगैर किसी शराइत के, हमें बुलाए, तो आप जाएंगे फिर? जी, ये तो पीडीएम डिस्कस करेगा, लेकिन इट कुड बी अ गुड बिगिनिंग। इट वुड बी अ गुड बिगिनिंग है ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको अंदर डाल दूंगा। ठीक, आप कह रहे हैं दैट वुड बी अ गुड बिगिनिंग। थैंक यू जी। ने ये बात की कि जी मैं इनको जेलों में डाल दूंगा। ठीक, खुरम साहब बहुत शुक्रिया, आप जफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया, और इरफान कादिर साहब आपकी भी बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, अब हम ये ख़त्म करते सेगमेंट, हम आएंगे और बात करेंगे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर यूएई के हवाले से, जो कि हम सब के लिए बहुत अहम एक मसला है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे जो कि यूएई का ट्रिप के हवाले से, और बड़ी स्पेसिफिकली आप लोगों की, बहुत लोगों की कॉल्स आई हैं, आपने कहा जी क्लैरिटी चाहिए वीज़ा के इशू के हवाले से, इंपॉर्टेंट ट्रिप था जो करके आए हैं फॉरेन मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी की इस पे तफसील में, तो लोग ये पूछ रहे थे कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ये बताएं कि टाइम लाइन क्या है, मतलब कि 1 महीने में, 1 हफ्ते में, कब तक ये सॉल्व होगा प्रॉब्लम वीजे का? देखिए,
हमारी तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द हो, और उनकी कोशिश भी ये है कि ज्यादा ताखीर ना हो, क्योंकि वो भी समझते हैं कि इस मसले को हल होना चाहिए। पाकिस्तानी जो हमारी डायस्पोरा है उसकी आफादियत और अहमियत से वो पूरी तरह वाकिफ हैं। जो कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वहाँ की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उससे भी वो गाफिल नहीं है और उसका एतराफ करते हैं। तो अब टाइमलाइन देना तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारा अच्छा तकाजा तबादला ख्याल हुआ है और हम दोनों साइड इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व होना चाहिए। जी, इसलिए क्योंकि लोगों ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा कि जी हमारी जरा माश इससे मुंसलिक है, ये तो बता दें कि 2 महीने लगेंगे, 3 महीने, कुछ तो फॉरमैन साहब को अंदाजा हुआ होगा कि वो कितनी तेजी से इसको हल करना चाह रहे हैं यूएई गवर्नमेंट। तो इस पे आप कुछ फरमा दीजिए। देखिए, ज़रिए माश यकीनन लोगों का मुंसलिक है, बिल्कुल, और आप जानते हैं कि ज़रिए माश दुनिया का मुतासर हुआ है। इस वक्त जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19, उससे बहुत से कारोबार मुतासर हुए हैं। जी, आपके इल्म में है कि दुबई में उनका टूरिज्म पर बेपनाह इन्हिसार है। अबू धाबी में तो ऑयल की उनके पास आमदन है, यहाँ तो सर्विस सेक्टर है और टूरिज्म का बड़ा इन्हिसार है, और वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। एयरलाइंस मुतासर हुई हैं। सिर्फ जो है ये एमिरेट्स एयरलाइन, जी, उसमें 25,000 के करीब लोगों की जॉब्स गए हैं। ठीक है, मैं अर्ज कर रहा हूँ उसमें हर नेशनैलिटी है। जी, हमारे भी गए लोग, पाकिस्तानी भी। ठीक, तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो। ठीक, इसका मतलब टाइमलाइन बिल्कुल कोई नहीं है। शाह महमूद साहब, तो ये बताइएगा कि इजराइल पे ये आप देख रहे हैं, खुद भी आप देख रहे होंगे, ये तवातर के साथ हर लम्हे इस पे बात हो रही है। आप लोगों ने बहुत दफा कहा है, बड़ी क्लियरली कहा है कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको रिकग्नाइज किया जाए, अलावा 2 स्टेट सोल्यूशन के अंदर रहते हुए। तो ये बताइएगा कि वहाँ यकीनन इस पर बात तो हुई होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इशारतन कहा है कि हाँ थोड़ा बहुत प्रेशर, लेकिन उन्होंने तो कहा हम प्रेशर नहीं लेंगे, लेकिन यकीनन बात तो की होगी। आपके इतने करीबी दोस्त हैं यूएई की जो रूलिंग फैमिली है। किस चीज पे बात हुई होगी? इजराइल पर बात तो हुई होगी, जाहिर है आपने अपना मौक़िफ़ दिया होगा, लेकिन बात तो हुई होगी। देखिए, पहली बात तो ये है का जो हमारा मौक़िफ़ है वो उससे वाकिफ भी हैं, और मैंने पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान की हुकूमत का फलस्तीन के साथ जो हमारा एक जज्बाती लगाव है, फलस्तीनियों के साथ, मसले फलस्तीन के साथ, मैंने उसका जिक्र किया। कश्मीर के साथ जो उसकी मुमासलत है उसका तकाजा भी हुआ, और वो समझते हैं उस चीज को। हम पर कोई उनकी तरफ से दबाव नहीं है। तबादला ख्याल जरूर हुआ, हमारा अपना नुक्ता नजर है, उनकी अपनी सोच है, हम अपनी जगह पर कायम खड़े हैं। ये कुरैशी साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद ये जो वीज़े वाला इशू है और जो इशू है यानी कि पाकिस्तान की फोर्स, जो लेबर फोर्स और जो स्किल्ड अनस्किल्ड, उन पर शायद वो एक तरीका कार प्रेशर डालने का कि पाकिस्तान इजराइल की तरफ जाए, तो उस पर आपका कमेंट क्या होगा? ये जिन लोगों का ख्याल है, ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। मैं वजाहत कर दूं, इसका कोई आपस में मिलाप नहीं है। हाँ, ये स्पेकुलेशन की जा रही है, एक खास है जो उसको ये हवा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। बिल्कुल नहीं हकीकत। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और शाह महमूद कुरैशी साहब, सिंस आप इसमें काफ़ी डीपली इन्वॉल्व रहे हैं फैटिफ नेगोशिएशंस में, आज शिबली फराज साहब ने भी सामने खुल के वो 36 पॉइंट्स ले आए हैं जो कि ऑपोजिशन ने दिए थे नैब के अमेंडमेंट के हवाले से, और आपने भी फरमाया था कि ये ऑपोजिशन लेके आई थी, और उन्होंने अपने पार्टी लीडर्स के जो केसेस हैं उनका भी जिक्र किया था। आपने वसीम बदामी के प्रोग्राम में ये कहा था। आप क्या ये बात दुरुस्त है जो आपने फरमाई थी, एंड वुड यू अगेन असर्ट कि यही हुआ था वहां, और आज जो ऑपोजिशन कह रही है कि हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी? देखिए, जो कहें, मैं उनके कहने पे बंदिश तो कर नहीं लगा सकता, लेकिन हकीकत ये है
कि ऑपोजिशन चाहे पीपल्स पार्टी वाले हों या मुस्लिम लीग नून वाले हों, उन्होंने जब फैटिफ की लेजिस्लेशन पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने दोनों इश्यूज को जोड़ दिया था। वो कह रहे थे कि नैब मसले में पेशरफ्त होगी तो फैटिफ की लेजिस्लेशन पे हम हामी भरेंगे, और हम उनसे ये तकाजा करते रहे कि देखिए ये इसकी नौयत और है, उसकी नौयत और है। आपको नैब के कवानीन से आपको एतराजात हैं, उस पर बात हो सकती है। 10 साल आपको मौका मिला, 5 साल पीपल्स पार्टी को मिला, 5 साल नून लीग को मिला, आपने मौका आपने उस वक्त नहीं किया। अब हमसे तकाजा कर रहे हैं, हम कोई बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का तकाजा है। पाकिस्तान को भारत ब्लैक लिस्ट पे धकेलना चाहता है। मुल्क की मईशत की बेहतरी का जिसका आप रोज रोना रोते हैं, उसको ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए ये कानून साजी हमारी जरूरत है। आप इसरार न कीजिए, लेकिन उन्होंने उन अमेंडमेंट का पलंदा हमारे सामने रख दिया कि यहाँ पेशरफ्त होगी तो आगे बात बढ़ेगी। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें मुख्तदर हलकों ने कहा था, हम तो कर ही नहीं रहे थे, और उन नेगोशिएशंस में भी मुख्तदर हलकों के लोग थे, यानी कि गैर सियासी जो कुव्वत है, स्टेक होल्डर्स। बट बहरहाल आप इस पर कमेंट करेंगे कि इन्वॉल्वमेंट थी इस्टेब्लिशमेंट की, ये जो फैटिफ और नैब के हवाले से जो गुफ्तगू हुई थी उसमें? जहां तक फैटिफ की लेजिस्लेशन के लिए और पाकिस्तान को फैटिफ से निकालने के लिए हमारी कोशिश और काविश है, इसमें जितने हमारे इदारे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, और अगर पाकिस्तान का कोई फर्द इस पे अपनी आरा देता है, इनपुट देता है, ये मुल्क के मफाद में है, मुल्क के मफाद के तकाजों के ऐन मुताबिक है। और नैब की नेगोशिएशंस में भी, और जो नैब का लिंकेज था उसमें भी उनका रोल था। जी नहीं, नैब की लिंकेज इनकी जरूरत है, ये इनकी बका है। ये अपनी जाती एजेंडे को कौमी एजेंडे पर फौकियत देने की कोशिश कर रहे थे, और हम इनसे तकाजा कर रहे थे कि आप दोनों को मत जोड़िए, दोनों को मत जोड़ें। बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने का बानी फॉरमैन साहब। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।